डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर लगी मोहर। वीबीजी रामजी योजना को मिली स्वीकृति। झारखंड में अब 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे चिकित्सक। खुलेंगे 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता कोर कमेटी की बैठक संपन्न। बैठक में छाया रहा छात्र आंदोलन का मुद्दा। पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष अभियान की तैयारी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा संकल्प अभियान। पुणे में आदिवासी छात्रों का 40 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी। आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेज लाइव में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों के साथ। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, इस दौरान राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 7 अरब 21 करोड़ 43 लाख रुपए 25,000 के साथ प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव वंदना दादले के सूचना में एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबीजी रामजी भारत जी रामजी योजना की स्वीकृति दी है। तो वहीं मंत्रिपरिषद में झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक और साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्त आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी है। ऐसे में कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव राज्य में उरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शक में संशोधन की भी स्वीकृति दी है। अगली खबर, जहां रघुवर दास ने कहा कि लूटखंड बनाने का काम कर रहा सत्तापक्ष सरकार को 90% टैक्स म्यूल मिलने का दावा मिला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाया गया एमजीआर बिल को राज्य हित बताते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जमकर निशाने पर लिया। आपको बता दें, दरअसल इस संबंध में उन्होंने रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर आयोजन कर उस पे आज पत्रकारों के बीच कहा कि खान और खनन संशोधन अधिनियम 2026 के अंतर्गत राज्य को बड़े स्तर पर फायदा होने वाला है, लेकिन जेएमएम इसे लेकर गलत व्याख्या करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जेएमएम जो कांग्रेस के संरक्षण में सरकार में है, इनके द्वारा राज्य में खान की लूट मचा रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध दलाली में जेल में थे और वहीं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी बालू के अवैध दलाली में जेल गए हैं। रघुवर दास ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार राज्य से कई बातें छिपाती है। माइनिंग सेंटर के कुल टैक्स और वैधानिक उपचार का 90% झारखंड सरकार को जाता है और जाता रहेगा। खनिज संपदा अधिकांश जनजाति क्षेत्र है, इनके विकास के लिए ही पीएम मोदी ने संशोधन के साथ बिल लेन का फैसला लिया ताकि माइनिंग सेंटर के लोगों को ही राजस्व का सबसे अधिक लाभ मिल सके। मीडिया के साथियों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाया गया खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 के राज्य हित और राष्ट्र हित में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राज्य की भोली भाली जनता के बीच भ्रम फैला है। केवल 18,000
844 करोड़। उड़ीसा के त्वरित नीलामी और खदान संचालन प्रक्रिया के कारण उसकी राजस्व दक्षता झारखंड से 3 गुना अधिक है। ये सब बातें राज्य सरकार झारखंड की जनता से छिपाती है। सरकारी अनेक योजनाएं, उदाहरण स्वरूप 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री महिलाओं की होगी। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंगलवार की शाम हुए पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा महामंत्री मनोज सिंह ने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के अलावा संगठनिक विषयों पर भी लंबी चर्चा हुई है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री सिंह ने ये भी कहा कि आज राज्य की ओर से जो राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं, उन हालातों को लेकर भी भाजपा ने चिंता व्यक्त की है। खासकर जिस प्रकार से छात्रों के साथ लगातार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर पार्टी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही कई कार्यक्रम आगामी दिनों में तय किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधान सेवक के रूप पिछले 12 साल में से अनवरत जन सेवा करते हुए देश सेवा में उनके अब तक जो 25 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के लिए इस दौरान चलाए गए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भाजपा पार्टी जन जन तक पहुंचेगी। इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी तय हुए हैं। इसके साथ अन्य कई विषयों पर भी लंबी चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। चिंता भी व्यक्त किया है और जिस प्रकार से छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर भी इस कोर कमेटी ने चिंता व्यक्त किया है। साथ ही हमारे कई कार्यक्रम आगामी दिनों में तय हुए हैं, जिसमें कि एक प्रमुख कार्यक्रम है हमारा जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस देश के सेवा में जो 25 वर्ष हुए हैं, धनबाद में बरवा अड्डा थाना परिसर की घटना और वायरल ऑडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, डुमरी विधायक जयराम महतो ने वायरल ऑडियो को एडिट और तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक ने कहा कि थाना प्रभारी के साथ करीब 11 मिनट की बातचीत के चुनिंदा हिस्सों को काटकर वायरल किया गया। उन्होंने इसे निजता का हनन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही। साथ ही 21 अगस्त की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग भी की है। बरवा अड्डा थाना परिसर में 21 अगस्त को हुए विवाद के बाद वायरल हुए ऑडियो को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को खुलकर अपनी सफाई दी। माडा कर्मचारियों के बकाया वेतन के मुद्दे पर धनबाद पहुंचे विधायक ने आरोप लगाया कि उनके और थाना प्रभारी के बीच हुई करीब 11 मिनट की बातचीत को काट छाट कर अलग अलग संदर्भ में पेश किया गया। जयराम महतो ने कहा कि बातचीत निजी स्तर पर हुई थी और उसके कुछ हिस्सों को चुनकर वायरल करना गलत है। उन्होंने इसे निजता का हनन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं थाना परिसर में मारपीट के आरोपों को भी जयराम महतो ने खारिज किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस जरूर हुई थी, लेकिन मारपीट का आरोप सही नहीं है। विधायक ने कहा कि अगर मारपीट हुई है तो सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग काहे नहीं है? वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया है उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे
एक एक सेकंड का वीडियो फुटेज है। आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहाँ हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहाँ 10 से ज़्यादा कैमरा ऑन। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर धनबाद जिला तीरंदाजी संघ की ओर से जिला के प्रतिभागन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, 29 अगस्त को आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। खास बात यह है कि सम्मान के दायरे में सिर्फ ओलंपिक खेल नहीं बल्कि गैर ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी शामिल होंगे। आयोजक विजय झा ने बताया कि संघ का उद्देश्य जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सम्मान का दायरा सिर्फ ओलंपिक में शामिल खेलों तक सीमित नहीं रखा गया है। ऐसे खेल जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है उनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के जरिए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ जिले के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं संघ का मानना है कि प्रतिभा किसी एक खेल तक सीमित नहीं होती, हर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उचित सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए। जिले के गोमो बरवाडी खरीकपुर में एक महिला के साथ ससुराल में बेरहमी से मारपीट करने और उनकी जीभ काटने का गंभीर आरोप सामने आया है। आपको बता दें, पीड़िता के पास परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। घटना के बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए SNMCH लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस बार हुई घटना के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना देते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना की सूचना और शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई है। जो घर बनाने के लिए पैसा पास होता है ना, आवासीय वाला, तो वही पैसा के लिए इसका घर में इसका पति नशा करके आया और मीट लाने के लिए बोला। मीट मछली खाने के लिए इसको गंदा गंदा गाली देने लगा। ये बोला कि सर हम पाठा काटेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद जो लालजी गोस्वामी हैं, गीता देवी है और होलिका देवी, तीनों मिल के इसको पकड़ा और सुता दिया और इसका पति इस पर चढ़ के इसका जीभ दांत से काट के नीचे फेंक दिया और फिर इसको उठा के कुआं में डालने जा रहा था। तो एक ठो गांव का आदमी उसको बचा के थोड़ा बाहर किया, तो भाग पाई और 10 कदम गई और बेहोश हो गई। कुछ खबरों की ओर अगली खबर रायपुर से, जहां आज रायपुर जिला प्रशासन द्वारा राजधानी शहर रायपुर में नगर पालिक निगम के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामय उपस्थिति में रखे गए स्नेह की डोर विष्णु भैया मोर आयोजन में राजधानी शहर की प्रथम नागरिक रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीनल चौबे ने रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला को राखी बांधी। आयोजन में डीडीओ ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी राखी बांधी है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। आपको बता दें, सिम्स में नी ऑर्थोस्कोपी मशीन एवं CR मशीनों का शुभारंभ किया गया। नई नी ऑर्थोस्कोपी मशीन को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में स्थापित किया गया। वहीं इससे सिम्स में आधुनिक जोड़ सर्जरी की सुविधा का रास्ता साफ हो सकेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से सिम्स को 2
सी आर्म मशीन तथा एक अत्याधुनिक नी ऑर्थोस्कोपी मशीन प्राप्त हुई है। नई मशीनों के उपलब्ध होने के बाद सिम्स में कुल 3 सी आर्म मशीन हो गई है। इससे प्रतिमाह लगभग 90 से 120 ऑपरेशन किए जा सकेंगे। वहीं नी ऑर्थोस्कोपी मशीन से प्रतिमाह लगभग 20 से 30 ऑपरेशन किए जाने की क्षमता हो सकेगी। वहीं ऑर्थोस्कोपी आधुनिक दूरबीन आधारित शल्य तकनीकी है। इससे घुटने के जोड़ में छोटे छिद्र के माध्यम से कैमरे और विशेष उपकरण पहुंचाकर अंदर की स्थिति को हाई डेफिनेशन मॉनिटर पर देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से लिगामेंट, मेनिंक्स और कार्टिलेज के संबंधित समस्याओं का सटीक उपचार किया जा सकेगा। बड़े चीरे की आवश्यकता कम होने के कारण मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और अपेक्षाकृत जल्दी रिकवरी का लाभ मिल सकेगा। महासमुंद जिले में कीटनाशक विक्रय एवं भंडारण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उप संचालक कृषि फागुराम कश्यप के नेतृत्व में जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने सरायपली विकासखंड के विभिन्न कीटनाशनी विक्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ साथ निरीक्षण में संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा स्टॉक रजिस्टर का साधारण नहीं करने और साथ ही प्रतिष्ठान में मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने तथा निर्धारित प्रोफॉर्म में किसानों को बिल उपलब्ध नहीं कराने जैसी अनियमितताएं पाई गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित फर्मों को कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सभी संबंधितों से 5 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित कृषि केंद्रों के कीटनाशी लाइसेंस के लंघन की कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि कश्यप ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा कीटनाशकों के विक्रय के पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण करने की जरूरत है। बेमेतरा जिले की दाड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम हेमाबंद में आवारा एवं घुमंतू पशुओं को अनाधिक रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल पशु चिकित्सक को मौके पर भेजकर जांच करवाई। वहीं प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी दिलीप राय के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे और उसके पुत्र संजय राय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं प्रशासन ने मामले में केवल एफआईआर तक कार्रवाई सीमित नहीं बल्कि आरोपी द्वारा कब्जा की गई शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 25 अगस्त को पुणे पर ली गई है। साथ ही आरोपी द्वारा आयोग किए जब्त ट्रैफिक के संबंध में राजसात की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। वहीं मौके पर मिले 126 पशुओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया गया। इसके बाद सभी पशुओं को वहां से हटाकर जिले की अन्य गौशालाओं में सुरक्षित रूप से व्यवस्थापित किया गया। पशुओं के स्वास्थ्य एवं उपचार की निगरानी के लिए संबंधित गौशालाओं में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान गांव की सरहद में कुछ मृत पशु भी पाए गए। इन पशुओं की मृत्यु किन परिस्थितियों और किन कारणों में हुई इसका पता लगाने के लिए 3 पशु चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। वहीं टीम द्वारा आवश्यक चिकित्सा प्रशिक्षण एवं जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में पंचायत स्तर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। वहीं प्रकाश कौशले सचिव ग्राम पंचायत हेमाबंद को अपने दायित्वों में निर्वहन में लापरवाही बरतने के मामले में तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पशुओं के प्रति क्रूरता, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे अथवा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।
पूना के मंजवारी इलाके में शासकीय आदिवासी छात्रावास के छात्रों का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन अब राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 10 दिनों से अधिक समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे इन छात्रों की सुध लेते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई। वहीं पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय की एक महिला छात्र ने मंच से मांजुरी में चल रहे इस आंदोलन और छात्रों की परेशानियों को जोरदार तरीके से उठाया था। छात्रा ने बताया था कि दूर दराज से गांवों के उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुणे आने वाले आदिवासी छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल भी भर्ती कराना पड़ा। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और छात्र संगठनों ने सरकार के सामने करीब 40 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें छात्रावासों में प्रवेश के लिए थोपी गई 30 वर्ष की अनावश्यक आयु सीमा को पूरी तरीके से हटाया जाए। इसी के साथ साथ छात्रों ने हॉस्टल के नियमों को अपमानजनक बताते हुए आरोप लगाया कि लंबी छुट्टी के बाद लौटने वाली छात्राओं पर प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे अमानवीय और गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले नियम थोपे जा रहे हैं। आश्रम, स्कूलों और छात्रावासों में पीने के पानी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने, ये मुख्य मांगे भी कुछ शामिल हुई हैं उस पत्र में। महाराष्ट्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वटेवर ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में खासकर नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के संरेखण और उससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे देने की मांग को लेकर क्रांतिवीर सेना महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें, किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। ये कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्होंने ये सब जो महिला है, जो उनकी लाड़की बहना है, उनको मिलना चाहिए, उनके हाथ से राखी बांध के उनकी जो समस्या है, जो रिंग रोड जा रहा है, ये रिंग रोड गलत तरीके से बनाया हुआ है। इस रिंग रोड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आयुष प्रसाद जो नासिक के डिप्टी जिलाधिकारी है, उन्होंने और MSIDC अधिकारी ने मिलके ये किसानों की बहुत बड़ी दिशा भूल की है। इनके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रच के इन किसानों को हिटलर शाही जैसे वर्ताव करके इनको मृत्यु के दरिया पे खड़ा किया। इसीलिए सीएम हमें मिलने चाहिए। किन्नर समुदाय के आपसी विवाद के बाद जय स्तंभ चौक पर 2 किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खुलेआम जहर खाने की धमकी देते रहे। आपको बता दें, करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन आरोप है कि कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह रही कि किन्नरों के हाथ में जहर की पुड़िया होने के बावजूद पुलिस ने उसे हटाने का प्रयास नहीं किया। दोनों ने चक्का जाम किया, जिससे चारों ओर यातायात प्रभावित रहा और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। बताया जा रहा है कि दोनों किन्नरों ने जहर खा लिया। इसके बाद भी पुलिस तत्काल सक्रिय नहीं हुई। जहर खाते देख मौके पर मौजूद नागरिकों ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को रिक्शे से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों का उपचार जारी है। आवेदन आया है, दोनों पक्षों के मध्य बात है। इसके बारे में उन्होंने कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया और इसके बारे में कोई उन्होंने बातें नहीं बताई हैं। उनके जो स्टेटमेंट हुए हैं, राजकुमारी और जो पूजा है, जिन्होंने पहले आवेदन दिया था, मुन्ना महाराज ने भी उनके खिलाफ आवेदन दिया था। दोनों पार्टी ने आवेदन दिया था। इन लोगों के बीच जो एरिया का विवाद है, एरिया और जो चंदा लेने का विवाद था, उसमें जांच की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।